Hello student, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself Rahul Dixit, your maths teacher. बच्चों लास्ट क्लास में हमने प्रभु चैप्टर पढ़ा था। लास्ट क्लास से हमारा वो चैप्टर खत्म हो गया था। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी। इस चैप्टर में बारी-बारी से सबसे पहले हम समांतर माध्य पढ़ेंगे, फिर माध्यिका पढ़ेंगे, फिर बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य के बारे में हमने पूर्व क्लास में पढ़ा है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करते हैं, यदि x1, x2, x3, x4 डैश 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 xn n प्रेक्षण है, तब समांतर माध्य, तब माध्य x बार बराबर क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश 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 xn बटे पदों की संख्या क्या है? n। ठीक, बटे पदों की संख्या क्या है? n है। अब आइए इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं एग्जाम में। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, 5, 7, 11। ठीक है, सबसे पहले तो प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं ले लेंगे हम। पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7 और 11। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? वे संख्याएं जो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। ठीक है ना? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2, 3, 5, 7 और 11। अब यहाँ पे इनका समांतर माध्य निकालना है। तो हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस तरह के प्रश्न हमने छोटी क्लास पूर्व क्लास में पढ़ा है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, आइए इसके बाद देखते हैं। तो माध्य बराबर क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहला पद है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। पदों की संख्या क्या होगी? 5। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? योग करेंगे, जोड़िए 11 7 18, 5 23, 3 26 और 2 हो गया आपका 28 बटे 5। 5 से भाग देंगे, 55 25, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छठा 30। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? 5.6। अब देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। ठीक है, बारी-बारी से तीनों विधियों को अलग-अलग समझेंगे। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि होती है कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि होती है पद विचलन विधि। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। माध्य ज्ञात करने की विधियां, ठीक है, कौन कौन सी विधियों से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं? 3 विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, इसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरी विधि है हमारी कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इसको लघुत्तर विधि भी बोलते हैं और चरण विचलन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी विधि है हमारी पद विचलन विधि।
पद विचलन विधि। तो ये तीन विधियां हैं जिनके द्वारा हम समांतर माध्य वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, तीसरी है पद विचलन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब आइए देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दी गई है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले इसको हम हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अब सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि क्या होगी वो समझेंगे हम। प्रत्यक्ष विधि से हम इसको हल करेंगे। देखिए प्रत्यक्ष विधि के लिए यदि आंकड़ों x1, x2, x3, x4, x5 xn की बारंबारताएं क्रमशः f1, f2, f3, f4 fn है, तो समांतर माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या होगा, इसको x बार से प्रदर्शित करेंगे। माध्य बराबर होगा f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 प्लस fnxn बटे सभी बारंबारताओं का योग f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस fn। ठीक है, इसको क्या है, f1 x1 f2 x2 f3 x3 ये क्या है, योग है तब तक n पदों तक। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा f और x का f इंटू x। ठीक, बारंबारता और पदों आंकड़ों के गुणनफल का क्या है, योग है। कब तक है, n पदों तक, f1 x1 f2 x2 f3 x3। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है योग। अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, i ले लेंगे fi x का। ठीक है, जो i का मान होगा i बराबर 1 से लेके कहां तक होगा, n। ठीक, पहला पद जो बनेगा इसका f1 x1 होगा, i के स्थान पे 2 रखेंगे तो f2 x2 दूसरा पद बनेगा, तीसरा पद f3 x3 बनेगा, चौथा पद f4 x4 और आखिरी की लिमिट क्या है इसकी, n है, तो आखिरी जो पद बनेगा वो fn xn बटे क्या होगा, सिग्मा fi। इसमें की लिमिट i बराबर 1 से लेकर कहां तक है, n तक, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 fn n पदों का योग। तो यहाँ से पद विचलन विधि द्वारा, यहाँ से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य के लिए फार्मूला क्या होगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक, तो देखिए माध्य का जो फार्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इससे हम समांतर माध्य निकालेंगे कैसे, देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे और सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, मध्यमान। ठीक, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मध्यमान। आइए इसको हल करते हैं। क्या क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, फिर हमें निकालना पड़ेगा मध्यमान। क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान। दिया गया है बारंबारता, फिर क्या करेंगे हम, आखिरी जो पॉइंट होगा हमारा, बारंबारता के को किससे प्रदर्शित करते हैं, बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं और मध्यमान को x, फिर f इंटू x होगा।
ठीक, 12 12 का गुणे मध्य f इंटू एक्स। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, अगला है 50 से 60 और लास्ट में है 60 से 70। अब इसके बाद मध्य मान निकालना है। 12 12 दी गई है, 10 से 20 में क्या है 2 है, 20 से 30 में 7 है, 30 से 40 में कितना है 12 15, ठीक है, 50 से 60 में 8 है और 60 से 70 में 6। ठीक है, मध्य मान हम लोग कैसे निकालते हैं कि मध्य मान का फार्मूला होता है मध्य मान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। मध्य मान बराबर क्या होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक है, अब पहले वाले के लिए अगर हम मध्य मान निकालेंगे, निम्न सीमा क्या है 10 है, उच्च सीमा क्या है 20, ठीक, बटे 2, तो 10 प्लस 20 बटे 2 कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार निम्न सीमा दूसरे के लिए क्या है 20 है, उच्च सीमा क्या है 30 है, तो 20 प्लस 30 बटे 2, 20 प्लस 30 बटे 2 क्या जाएगा 50 बटे 2 यानी 25। इसी प्रकार अगला आएगा 35, इसके बाद 45, 55 और आखिरी में क्या आ जाएगा 65। ठीक है, हमें f मिल गया। अब निकाल लीजिए सिग्मा f, सभी मात्राओं का योग सिग्मा f निकालेंगे तो इसको देखिए 8 से 14, 15 29, 29 और 12 41 और 7 48 और 2 50, तो सिग्मा जो f आएगा वो क्या हमें मिल जाएगा 50। ठीक है, अब हमें निकालना है fx, f इंटू एक्स। f का मान क्या है 2 है, x का मान है 15, तो 2 गुणे 15 कितना आ जाएगा 30, 25 गुणे 7, 25 गुणे 7 करिए क्या आएगा 175 आएगा। 35 गुणे 12, तो 35 गुणे 10 करेंगे 350 आएगा, 35 गुणे 12 आएगा 420। ठीक है, 45 गुणे 15, ठीक, 45 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 450। ठीक है, और 45 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा सीधे सीधे 45 गुणे 15 कर लीजिए, 15 15 75 की 5 हासिल आएगा 7। ठीक है, और 15 चौको 60 और 7 आ जाएगा ये 675। ठीक है, क्या किया हमने 15 बना 75 की 5 हासिल क्या आया 7 आया, 15 चौको 7 और 7 हासिल जोड़ेंगे 675। 55 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा 8 पंच 40 की 0 हासिल 4, 8 पंच 40 और 4 कितना आ जाएगा 24। 65 गुणे 6 करेंगे, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 चरंग 36 और 3 39, ये आ जाएगा 312। ठीक है, इसमें बस केवल कैलकुलेशन का ध्यान रखना, 2 गुणे 15 30। ठीक है, fx क्या किया मैंने गुणा किया 25 से 175। ठीक है, 12 गुणे 35 करेंगे 430 आएगा, 15 गुणे 45 675, 8 गुणे 55 440, 6 गुणे 65 390। ठीक है, देखिए बस कैलकुलेशन का इसमें हमें ध्यान रखना है। f इंटू एक्स आ जाएगा 30 175 420 675 440 390। अब हमें निकालना है सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, fx f और x के गुणनफलों का योग। सबको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 5 क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, हासिल 1 आया, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33, 3 आया हासिल 3 और इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ पर जो टोटल आया वो क्या आया 2130 आया सिग्मा fx। अब देखिए समांतर माध्य का फार्मूला अभी हमने आपको बताया है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला अभी हमने क्या बताया, समांतर माध्य x बार बराबर क्या होगा सिग्मा fx अपॉन
सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है 2130 और सिग्मा एफ क्या है 50 है। एफ और एक्स के गुणनफल का योगफल दिया है 2130, एफ और एक्स दिया है 50, 0 से 0 कैंसिल होगा, 213/5, 5 से भाग देंगे 213, ठीक है, 5 से भाग देंगे 5 चौको 20, ठीक है, 1 बचा, 5 दूनी 10, दशमलव लगाया, 5 छक्का 30, तो ये क्या आ गया 42.6, समांतर माध्य क्या आ गया 42.6, ठीक है बच्चों। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था, ठीक है। आज अब हम जो है कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था, ठीक है। आप आइए कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, दिया क्या गया है वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद हम निकालेंगे मध्यमान, बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल है, दूसरा हमें निकालना है मध्यमान, तीसरा है हमारा बारंबारता हमें दिया गया है। वर्ग अंतराल क्या है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और आखिरी में है 75 से 85, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बारंबारता दी गई, 15 से 25 में बारंबारता दी गई 6, 25 से 35 में 11, 35 से 45 में 7, 45 से 55 में है 4, 55 से 65 में भी है 4, 65 से 75 में देखिए क्या बारंबारता दी गई 2 और 75 से 85 में बारंबारता दी गई है 1। ये बारंबारता को हम किस में रखेंगे, बारंबारता वाले कॉलम में क्या है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। देखिए ये जो कॉलम है वो किसका है मध्यमान का। मध्यमान के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है कि मध्यमान बराबर क्या होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, ये तो बताया था। मध्यमान बराबर क्या होगा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अब देखिए इसके लिए देखिए निम्न सीमा क्या है 15, उच्च सीमा क्या है 25, तो 15 प्लस 25 बटे 2, 15 प्लस 25 क्या आएगा 40, 40 बटे 2 ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। अब दूसरे वर्ग अंतराल के लिए देखिए निम्न सीमा 25 प्लस 35 हो गया 60 बटे 2, कितना आएगा 30, 35 प्लस 45 80 बटे 2 आएगा 40, 100 बटे 2 ये आ जाएगा 50, इसी प्रकार 60, 70 और ये आ जाएगा 80। तो यहाँ देखिए मध्यमान आ गया निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कल्पित माध्य विधि क्या होती है, जो भी मध्यमान में जो वैल्यू दी है इन्हीं में से किसी एक को हम मानेंगे कल्पित माध्य, यानी अज्यूम्ड मीन इंग्लिश में बोलते हैं, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब आप बात करेंगे मध्यमान को हम x से प्रदर्शित करते हैं, बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं। जो x में जो वैल्यू दी है इसमें हम किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, किसी भी को भी x में जो भी कोई भी वैल्यू उसको हम a मान सकते हैं, यानी कल्पित माध्य मान सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं मध्य वाली जो संख्या आती है उसको मानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 7 है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने चौथा वाला जो मध्य में है उसको हमने अज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य मान लिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से क्या होगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर अगर हम 20 को a मान लें तो क्या आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप इनमें से किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, लेकिन सदैव हम मध्य वाला इसलिए मानते हैं ताकि इससे कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। अब
मान लीजिए इसमें क्या है 7 पद है, तो जो चौथा पद होगा वो मध्य का पद होगा। अब ठीक है, किसी में मान लीजिए 6 पद होंगे, तब क्या होगा, तो आप तीसरा पद या चौथा पद कोई भी पद उसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से हम किसी को भी कल्पित माध्य मान लेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, कल्पित माध्य 50 को मान लिया a। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालते हैं d। d बराबर होता है x माइनस a। d बराबर क्या होता है, x माइनस a। अब अगर हम पहले के लिए d का मान निकालेंगे, तो पहले के लिए देखिए x का मान क्या है, 20 है भाई। d बराबर x माइनस a है, a है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमने a बराबर क्या मान लिया है, 50। ठीक है, अब इसके बाद देखिए d बराबर x माइनस a। पहले के लिए देखिए x का मान क्या है, 20 है, और a का मान क्या है, 50 है। तो 20 माइनस 50, यहाँ d का मान क्या आ जाएगा, माइनस 30। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे के लिए देखेंगे, 30 माइनस 50, x माइनस a होगा, x क्या है, 30 होगा, और a का मान क्या है, 50 है। x माइनस a, 30 माइनस 50 यानी क्या आ जाएगा, ये माइनस 20। यहाँ पे 40 माइनस 50 ये आएगा माइनस 10। ठीक है, इसके बाद 50 माइनस 50 आएगा ये 0। 60 माइनस 50 प्लस का 10 आएगा, ये 20 आएगा, और 80 माइनस 50 क्या आएगा, 30। ठीक है, d का मान निकालना सीख गए आप। d बराबर क्या है, x माइनस a। अब इसमें से ही तो हमने x में ही तो किसी को हमने a माना है, कल्पित माध्य माना है। ठीक है ना, अब अगर पहले के लिए बात करें तो x का मान क्या है, 20 है, और a का मान क्या है, 50। तो 20 माइनस 50 माइनस 30 आया। दूसरे के लिए x का मान 30 है, 30 माइनस 50 माइनस 20। 40 माइनस 50 माइनस 10। 50 माइनस 50 0 आ जाएगा। 60 माइनस 50 10 आएगा। 70 माइनस 50 20 आएगा। 80 माइनस 50 30 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम मध्यमान जो है x में से a को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला कॉलम बनेगा वो होगा f इंटू डी। क्या होगा, f इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, f और d का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, 6 गुणे 3, 30 करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 18 180 आएगा। 11 गुणे 20 करेंगे, 11 गुणे 22 220 आ जाएगा। माइनस का ये 70 आएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। 4 गुणे 0 0 आएगा। फिर 4 गुणे 10 क्या आ जाएगा, 40 आएगा। प्लस का 2 गुणे 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आएगा। और 30 गुणे 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि मध्य वाला कल्पित माध्य मानते हैं, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगी। देखिए कुछ वैल्यू ऊपर वाली जो वैल्यू होगी माइनस में होगी, कुछ प्लस में होगी। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, जिससे सवाल को गलत होने की संभावना क्या होगी, कम होगी कल्पित माध्य मानने से। ठीक है, f इंटू डी निकाल के फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। 6 गुणे 30 180, 11 गुणे 20 220, 11 गुणे 22 होगा। ठीक है, 7 गुणे 10 माइनस का 70 होगा। 4 गुणे 0 0 होगा। 4 गुणे 10 40 होगा। 2 गुणे 20 40 होगा। और देखिए यहाँ पे भी बराबर बराबर समझ लीजिए, ये वैल्यू दी गई माइनस 220 माइनस 70 होगा। 7 में माइनस 10, 4 गुणे 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 गुणे 10 40 आ जाएगा, ये प्लस का आएगा आपका। 20 गुणे 2 ये भी 40 आएगा, और 30 गुणे 1 ये 30 आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है योग, और सिग्मा एफ मतलब सभी 12 मात्राओं का योग। इसको जोड़िए, 11 6 17 17 और 7 24 4 28 4 32 34 1 35। तो यहाँ पे सिग्मा एफ क्या आ गया, 35 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी। क्या निकालना है हमको, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी में देखेंगे एफ इंटू डी, एफ और डी के गुणनफल का योगफल। सिग्मा एफ डी में देखेंगे कुछ वैल्यू माइनस में कुछ प्लस में। अब हम क्या करेंगे, प्लस वालों पहले एक बार माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे। माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 220 180 400, और ये 70 माइनस का 470 आएगा। ठीक है, अब प्लस वालों को जोड़िए तो ये क्या आएगा, 40 40 80 और 30 110 आएगा। ठीक है, ये प्लस का 110 है, और माइनस का 470, माइनस का प्लस माइनस माइनस होगा 0 आएगा।
7 में से 1 गया 6 आएगा, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 307। ठीक है, माइनस वाले एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले एक साथ जोड़ेंगे, फिर हल कर लेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा एफडी का मान क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस 307। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सिग्मा एफडी निकाल लिया हमने, सिग्मा एफ निकाल लिया। अब कल्पित माध्य विधि द्वारा जो समांतर माध्य का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, वो देख लीजिए। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, अभी हमने प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य बराबर क्या पढ़ा था, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब हमने देखिए इसमें क्या किया, a को क्या माना कल्पित माध्य, और x में से प्रत्येक में हमने क्या किया x माइनस a, d बराबर क्या है x माइनस a, सभी में से हमने a को क्या किया है घटाया। ठीक है ना, सभी में से x के जो मान है मध्य मान से हमने क्या किया, a को प्रत्येक में हमने क्या किया घटाया। तो अब कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, a को घटाया। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, वैसे तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो इसके लिए क्या होगा, सिग्मा fd अपॉन सिग्मा d होगा। यहाँ पर f इंटू d है ना, सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f होगा, लेकिन जो d का मान उसमें हमने मध्य मान से a को क्या किया घटाया है, इसलिए यहाँ पर हमें a को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f, ये फार्मूला है हमारा कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर a क्यों जोड़ा है, a हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, d बराबर x माइनस a, यानी प्रत्येक में से हमने a को घटाया है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, a को जोड़ा। ठीक है, अब आइए मान रखते हैं, a का मान क्या है, a का मान है 50। कल्पित माध्य जो हमने अज्यूम्ड मीन माना है वो a बराबर क्या माना है, 50 का। ठीक है, सिग्मा fd क्या है, माइनस 360, सिग्मा fd का मान माइनस 360, और सिग्मा f का मान क्या है 35। ठीक है, सिग्मा f का मान है 35। अब क्या करेंगे, 50 माइनस 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये आ जाएगा 72/7। 50 माइनस 72/7, 7 का भाग देंगे 72 में, देखिए क्या आएगा, 7 एकम 7। ठीक है, 0, 7 दाम 70 होगा ना, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया तो 20 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है, क्या बचा, 6 बचा, 7 8 56, 7 दूनी 14 आएगा, 6 बचेगा, 7 8 56, फिर 4 बचेगा। ठीक है ना, तो 7 5 35। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम निकालेंगे तो 50 मान 10.285 है, जो तीसरी संख्या वो 5 या 5 से अधिक है ना, 4 से अगर अधिक है, 5 या 5 से अधिक है, तो इसको हटाते हैं, पहले वाले को क्या करते हैं, दशमलव के 2 अंक तक निकालेंगे, पहले वाले में एक हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ 50 में 10.29 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 39.71, ये आपका आंसर। ठीक है, 50 में 10.29 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 39.71, यही आपका आंसर होगा। बच्चों आज की क्लास में हमने समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से। अगली क्लास में हम पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे और उन प्रश्नों को भी हल करेंगे जिनकी बारंबारताएं अज्ञात होगी। अज्ञात बारंबारता वाले प्रश्नों को हल करके बारंबारता ज्ञात करना हम सीखेंगे, उनका समांतर माध्य दिया गया होगा। ओके बच्चे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हमारा चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। ये हमारा क्लास 10th हिंदी मीडियम में सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र का लास्ट चैप्टर है, जिसका हम पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में बता चुकी हूँ। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने लोकतंत्र की चुनौतियों में आपको 3 चुनौतियां बताई थी, जिसमें पहली थी हमारी बुनियादी चुनौती, किस प्रकार से आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है। तो सबसे पहले उनके पास
जो सबसे बड़ी चुनौती है या कठिनाई, चुनौती को हम एक तरह की कठिनाई भी बोलते हैं, जिसका हम समाधान और प्रस्ताव निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हम उससे बाहर निकल सकें। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आज भी इस तरह की कठिनाई और चुनौती देखने को मिलती है कि वहां पर अभी भी लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र के सामने जो सबसे पहली चुनौती है वो है बुनियादी चुनौती की कि हर एक देशों में जो है लोकतंत्र को लाना, क्योंकि आज जब जो लोकतंत्र है वो 100 से ज्यादा देशों में है, बट अभी भी बहुत सारे देश हैं जहां पर भी दूसरी तरह की गैर लोकतांत्रिक सरकारें चल रही हैं। तो ये हमारी हो गई बुनियादी चुनौती। सेकंड में हमने बताया था विस्तार की चुनौती। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा जो है वो लोकतंत्र आ गया, जैसे कि भारत का ही उदाहरण लेते हैं, भारत में लोकतंत्र आ गया है, तो अब हमें उस लोकतंत्र का विस्तार भी करना है। इसको बोलते हैं विस्तार की चुनौती। जो भारत है, यहाँ पर भारत को विस्तार की चुनौती का ही सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, लोकतंत्र के जो तत्व हैं, लोगों की विशेषताएं हैं, जिसमें कि हमारा आता है समानता, जो कि लोकतंत्र का सबसे पहला हथियार है, समानता मिलना। दूसरा होता है कि बहुमत का निर्माण करना। तीसरी बात होती है जनमत को इकट्ठा करना, जनमत के निर्माण में भी बहुत अधिक सहायक होना। इसी के साथ साथ सबको वोट देने का अधिकार होता है, सबको अपने नेता चुनने का अधिकार होता है, राजनीति में जागरूक होने का लोगों को अधिकार मिलता है और लोग जागरूक भी होते हैं। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र में हैं। तो क्या जो हम बता रहे हैं वैसा हमारे लोकतंत्र में या हमारे देश में हो भी रहा है? ठीक है, तो ये होता है विस्तार की चुनौती। मतलब कि जो है, जैसे सबको समानता का अधिकार है तो सबको समानता मिलनी चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए, या फिर जो भी हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है जाति लिंग को लेकर, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि समानता का है। क्योंकि लोकतंत्र में जब हम परिणाम पढ़ते हैं तो पहला परिणाम होता है राजनीतिक और आर्थिक एकता या समानता। ठीक है, तो ये हमारी विस्तार की चुनौती हो गई। एंड द लास्ट इज लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। अब जो भी हमारी ये 2 चुनौतियां हैं, जब हम उनको सुधार लेते हैं, जब हम उनको ठीक कर लेते हैं, या जो भी उसमें कठिनाइयां हमें आ रही हैं उनको हम सुझावों और प्रस्तावों के द्वारा उस कठिनाई का समाधान निकाल लेते हैं हम, तो क्या होता है, हमारा लोकतंत्र एक मजबूत लोकतंत्र बनता है। तो क्या है जरूरत, क्या चुनौती सामने है? लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है, ताकि लोकतंत्र जो एक असली में लोकतंत्र है, जिसको कि कहा गया है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, वो असल मायने में हमको दिखे भी कि यहाँ पे जनता की शक्ति है और जनता के हाथ में ही पूरी शक्ति है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? लोकतंत्र को मजबूत होने की जरूरत है। ये हमारी 3 जो है वो चुनौतियां थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज है, जो हम नया शुरू कर रहे हैं, वो है राजनीतिक सुधार। क्या लोकतंत्र में या चुनौतियां जो भी हमने सामने देखी, इन सबको देखते हुए अगर हम क्या कह सकते हैं कि क्या हम राजनीति में सुधार करें ताकि हमारी इन चुनौतियों का कोई समाधान निकल सके? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कि राजनीति में या राजनीतिक सुधार कैसे हो सकते हैं। चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के विषय में अगर हम कोई भी सुझाव या प्रस्ताव, अब राजनीतिक सुधार होता क्या है, जैसे चुनाव हो रहे हैं, जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, अगर हम उन चुनौतियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं या हम उन चुनौतियों को ठीक करना चाहते हैं, उन कठिनाइयों से बाहर निकलना चाहते हैं, उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं, इस विषय में जब भी हम कोई सुझाव या प्रस्ताव हम रखते हैं, बातचीत के द्वारा, कोई कानून बनाने के द्वारा, किसी तरह की नीति या घोषणा करने के द्वारा, तो ये सब चीजें जो सुधार हो रहे हैं राजनीति में, इन्हीं को राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार कहते हैं। क्योंकि अगर राजनीति में सुधार होता है तो लोकतंत्र में सुधार अपने आप हो जाता है, तो हमारा लोकतंत्र भी सुधर जाता है। तो अब क्या है ये, हम किस तरीके से जो है वो क्या ऐसा करें ताकि हमारी राजनीति में सुधार आए और हमारा लोकतंत्र भी सुधार हो। ठीक है, जैसे कानूनों में सुधार, बहुत सारे ऐसा होता है कभी कभी ऐसे विधिक संवैधानिक मामले या विधिक संवैधानिक परिवर्तन, यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी किया है, विधिक संवैधानिक परिवर्तन, बहुत सारे ऐसे कानून बन जाते हैं किसी भी क्षेत्र में। अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए हम आपको एग्जांपल लेके चलते हैं क्रिकेट, मान लीजिए क्रिकेट के लिए कोई कानून संविधान में बैठा हुआ है, लोग या संसद में बैठे हुए लोग बना देते हैं, ठीक है, बना, अब उसको लागू किया जाता है, बट हो सकता उसके फायदे होंगे, ऐसा नहीं है कि उसके कोई फायदे नहीं है या वो परिवर्तन किया गया तो क्रिकेट में सुधार नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हम कह रहे हैं, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर खेल से संबंधित
खेल से जुड़े हुए प्रशंसक या खिलाड़ी या जो भी उनको सिखाते हैं या जो भी उनकी पूरी टीम है, उनकी जो संस्था है, उनको इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो बेटर समझते हैं कि हमें क्या सुधार लाना है, हम किस ऐसे नियम या कानून को बनाएं जिससे हमारे खेल में सुधार हो। सिर्फ यहाँ पर कहने का मतलब इतना है। दूसरा है कि कानूनी परिवर्तनों को देखना चाहिए। जैसे कि कानूनी परिवर्तन, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देंगे, जैसे मान लीजिए पंचायती राज सिस्टम है, वहां पर एक बार इस तरह के कानून बना दिया गया कि वही लोग पंचायत में हिस्सा ले सकते हैं जिनके 2 बच्चे, या उन्हीं लोगों के लिए ये नियम है जिनके 2 बच्चे। क्योंकि इससे क्या होगा, सरकार ने सोचा कि हमारे 2 काम होंगे, एक तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे, दूसरा मतलब एक तो हमारे मेंबर्स आ जाएंगे, और दूसरा लोगों को जागरूकता मिलेगी कि हमें सिर्फ 2 बच्चे ही करने हैं। तो सरकार ने अपना जो है, वो ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई गलत स्टेप उठाया या उन्होंने कोई गलत निर्णय लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो चाहा वो ठीक है अपनी जगह पर, बट उससे क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, बहुत सारे ऐसे योग्य लोग थे जो कि पंचायत में आना चाहते थे और नहीं आ पाए। तो इस तरह के भी कानूनी जो परिवर्तन होते हैं उसमें भी सरकार जो है या जो राजनीतिक दल है उनको ध्यान देना चाहिए और सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ राजनीतिक भागीदारी की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए। जो भी राजनीति में भागीदार, मतलब कि जो भी लोग, जो भी उम्मीदवार नामांकन के लिए खड़े हो रहे हैं, ये ध्यान देना चाहिए कि क्या वो उसके लायक हैं, क्या राजनीति में भागीदारी अगर उनकी है तो क्या उनकी गुणवत्ता है उतनी, क्या उनमें मतलब अगर जब तक जो भी व्यक्ति संसद या विधानसभा में एक प्रतिनिधि के रूप में पहुंच रहा है, अगर उसमें कोई गुणवत्ता नहीं होगी तो वो कैसे सुधार करेगा। तो राजनीतिक सुधार के में जब तभी होगा जब वहां पर जो भी प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जो भी वहां के मेंबर्स पहुंचे हैं, उनकी गुणवत्ता भी तो अच्छी हो, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो। इसी के साथ साथ जो भी सॉल्यूशन निकलता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कानून बना, कोई भी नियम बने, तो वो न केवल एक अच्छा कानून या एक अच्छा समाधान बनाया जाए, अपितु हमें क्या करना चाहिए कि वो कौन बनाए, मतलब समाधान या कानून बनाना है, कोई सुधार करना है, तो वो तो जरूरी है ही है, वो तो होगा ही, बट सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो सुधार कौन करे, वो समाधान जो निकला उसे किसने निकाला, कैसे निकाला और क्यों निकाला। इन चीजों पर भी जब हम विचार करेंगे तो जो भी एक लोकतंत्र निकल कर बाहर आएगा, तो उसको जो भी चुनौतियां होंगी उन पे हम बहुत हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। भाई यहाँ पर हमारा बताने का सिर्फ मतलब इतना है कि जिन चुनौतियों का सामना लोकतंत्र कर रहा है उनको हम इन राजनीतिक सुधारों के द्वारा हम उन चुनौतियों पे नियंत्रण पा सकते हैं। हमारी वो चुनौतियां, वो कठिनाइयां कुछ प्रतिशत कम भी हो सकती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक राजनीतिक सुधार ही था। आज हमने लोकतंत्र की चुनौतियों में पहले चुनौतियां डिस्क्राइब करी और उसके बाद हमने बताया कि किस तरह से हम उन चुनौतियों पर नियंत्रण राजनीतिक रूप से पा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हम लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, अब हमने जितना भी लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, अब हम उसकी एक पुनर्परिभाषा निकालेंगे कि कैसा लोकतंत्र होना चाहिए जिसमें कि उसके सारे परिणाम, अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले और जो भी चुनौतियां हैं उनको नियंत्रण पाने के सुधार भी दिखाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।